नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। खबरों की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पैतृक आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज छापेमारी की है। अनिल देशमुख के 2 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। महाराष्ट्र के नागपुर के पास काटोल और वड़वेहर गांव में अनिल देशमुख के पैतृक आवास और संपत्तियां हैं। काटोल नरखेड़ नागपुर जिले के तालुकों में से एक है। इन्हीं जगहों पर अनिल देशमुख की कुछ पैतृक संपत्तियां और घर है। इन्हीं ठिकानों पर रविवार को ईडी ने सुबह 10 बजे छापेमारी शुरू की। ईडी की 3 से 4 टीमें छापेमारी कर रही हैं। यहां ईडी की सर्च मुहिम शुरू है। इन छापेमारियों से क्या अहम जानकारी सामने आती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और इस बीच अनिल देशमुख के काटोल के घर के बाहर उनके समर्थक जमा हो गए। उन्होंने घोषणाबाजी शुरू कर दी। समर्थकों का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई के नाम पर अनिल देशमुख का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो अनिल देशमुख के घर और अन्य ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पैतृक आवास पर ईडी ने आज छापेमारी की और अनिल देशमुख के 2 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। और इसमें एक जो तस्वीरें हैं नागपुर की, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के अलावा वड़वेहर गांव में अनिल देशमुख के पैतृक आवास और संपत्तियां हैं, जहां पर ईडी ने आज छापेमारी की है। तीनों कृषि बिल के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच 22 जुलाई को किसानों ने संसद घेराव का आह्वान किया हुआ है। किसानों के मूड को देखते हुए दिल्ली पुलिस अधिकारियों की चिंताएं बढ़ चुकी है। पुलिस की ओर से किसानों को मनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम किसानों के साथ बैठक कर घेराव को टालने का प्रयास करती नजर आई। दरअसल दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करने के बजाय अपना प्रदर्शन कहीं और कर ले। इसके लिए किसानों को मनाने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि फिलहाल वे अपने रुख पर कायम है। देश भर के करीब 22 राज्यों से 200 किसान 22 मार्च से 13 अगस्त के बीच रोजाना मार्च कर संसद का घेराव करेंगे। किसान मोर्चे का कहना है कि उनको देश भर से इसका समर्थन मिल रहा है। बकरीद के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए केरल की विजयन सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया। केरल सरकार ने 18 से 20 जुलाई को राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने का निर्णय लिया। केरल में प्रार्थना करने की जगहों पर लोगों की एंट्री को लेकर छूट दी गई, लेकिन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अनलॉक प्रक्रिया के नए टेम्पलेट के मुताबिक मंदिर, मस्जिद और चर्च एक निश्चित समय में अधिकतम 15 लोगों को प्रवेश दे सकते हैं। हालांकि प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे डबल मास्क पहने और शारीरिक दूरी बनाए रखें। मस्जिदों में जाने वालों को निजी इस्तेमाल के लिए प्रार्थना के लिए चटाई ले जानी होगी। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ए, बी और सी श्रेणियों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों के अलावा कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, फैंसी दुकानें और आभूषण की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों ने राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार को चिंता में डाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के लगभग 80% मामले 90 जिलों से आ रहे हैं और उनमें से 14 जिले उत्तर पूर्व के देश के 73 जिले जिसमें सकारात्मक दर 10% से ज्यादा है, उनमें 46 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के थे। कोरोना की तीसरी लहर की आकांक्षाओं के बीच मणिपुर में एक बार फिर से कर्फ्यू लगाया गया। राज्य में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 दिन का पूर्ण कर्फ्यू लगाया, जो कि 18 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो गया। तीसरी लहर को लेकर जो खतरा बताया जा रहा है, ऐसे में इसकी दस्तक से पहले इस तरह कठिन नियम लागू करने वाला मणिपुर पहला राज्य बन गया है। So, from today onwards, the 18th July 2021, we are enforcing the total lockdown, 10 days total lockdown in Manipur.
during this enforcement of the lockdown, we are doing this total cut-off and the verification of the passengers, goers, who are all the vehicles plying on the roads. We are verifying the exempted sections of the people plying on the road, and those who are not exempted, we just make them return from the spot only. And today here the lockdown is almost successfully going on, and I think people are also supporting this lockdown. उधर केरल सरकार ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक पा चुके व्यक्ति को अंतर्राज्यीय यात्रा करने और परीक्षा देने के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं है। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि टीकाकरण की अच्छी प्रगति के कारण राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी गतिविधि भाग लेने जैसे कि अंतर्राज्यीय यात्रा करने पर जिसके लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र दिखाना होगा उसने टीके की दोनों खुराक ले ली है। विज्ञप्ति में कहा गया कि हालांकि जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी, संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट दिखानी होगी। केरल सरकार ने भगवान अयप्पा के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को एक बार फिर से खोलने का फैसला किया, जो कि हर दिन 5000 भक्तों के लिए खुला रहेगा। राज्यसभा सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक की नागरिकता की जांच की मांग की है। इस संबंध में बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए दावा किया है कि प्रामाणिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। इसी पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया तो साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार जी के संबंध अच्छे रहे हैं। शरद पवार जी किसान नेता के माध्यम से मतलब हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने उनका रिस्पेक्ट किया है, और कल मतलब शरद पवार जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले, 45 मिनट तक उनकी चर्चा हुई। दूसरे विषय पर भी चर्चा हुई होगी, लेकिन हमें लगता है कि दो किनारे जो है, हमेशा दो किनारे रहना ठीक नहीं है, एक किनारा होना चाहिए। अगर बाबा साहब के संविधान का भारत खड़ा करना है, हमेशा दो किनारे रहने से फायदा नहीं है। और शिवसेना के साथ भी दो के किनारे थे, लेकिन शिवसेना का समर्थन करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का जो काम है, ये माननीय शरद पवार जी ने एनसीपी के माध्यम से हुआ है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर शरद पवार जैसा नेता एनडीए में आता है तो एनडीए और भी मजबूत होने के लिए मदद हो सकती है। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी को एक अच्छा मित्र मिल सकता है। तो अमोल कोहली जी का कहना जो है वो तो सही है कि शरद पवार जी अगर पहले नहीं करते थे, जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं हो रहा था, शिवसेना 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद मांग रही थी, बीजेपी बोल रही थी कि ऐसा कोई आश्वासन हमने नहीं दिया है, और दोनों में विवाद हुआ, और बाद में शिवसेना ने एनसीपी के साथ बातचीत करना शुरू किया, और शरद पवार जी के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी एक साथ आने से सरकार नहीं बन सकती थी, क्योंकि शिवसेना की 56 एमपी है, 54 एमपी एनसीपी के है, तो ये तो दोनों में सरकार नहीं बन सकती थी। कांग्रेस के सपोर्ट के बाद ही सरकार बन सकती। प्रियंका गांधी के आरोप में बिल्कुल सत्य नहीं है। लोकतंत्र में किसको क्या सपोर्ट करना है ये हर एक को अधिकार होता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि लोकल बॉडीज में बीजेपी को मतलब 75 में से 67 जो उनके अध्यक्ष बन गए हैं, तो उसमें कोई मतलब अटैक करने का, कोई हिंसा की घटना करने का कोई बिल्कुल विषय तो नहीं है। योगी जी के राज में आपने तो देखा है कि हिंदू मुसलमानों का दंगा कभी हुआ नहीं। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी दंगे हुए हैं, मायावती की सरकार के टाइम पर भी दंगे हुए हैं, अखिलेश यादव के टाइम पर भी दंगे हुए हैं, लेकिन लगातार 4.5 साल में योगी जी की जो सरकार है, इसमें हिंदू मुसलमानों में बिल्कुल इसी तरह का कोई विवाद नहीं। मुझे लगता है कि निशित प्रामाणिक बंगाल से आते हैं, और वो
इंडिया के सिटीजन नहीं है, इसी तरह की कोई कंप्लेन करना, इसी तरह का आरोप करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जब वो मतलब लोकसभा में क्या वो राज्यसभा में कि लोकसभा, तो जिस तरह राज्यसभा में सुनकर आई है तब भी मतलब ये इशू सामने था ही। तो इसीलिए मुझे लगता है कि निषेध प्रामाणिक इंडियन सिटीजन है और उनके ऊपर इसी तरह का। वहीं उत्तर प्रदेश में आज संघ की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में संघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक लखनऊ में हो रही है। बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सह सरकार्यवाह अरुण कुमार शामिल हैं। इसके पहले शनिवार को पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र प्रचारकों के साथ बैठक के पहले दिन सरकार और संगठन के कामकाज के बारे में फीडबैक दिया गया, जबकि आज सरकार और बीजेपी संगठन के साथ होने वाली समन्वय बैठक रही। सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रावण राज चल रहा है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी हमला बोलते हुए कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज बेहद कम लोगों को दी गई है। बन जाए जब पूरे राज्य में सबसे पहले पूरा वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन फिर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी झूठ बिना बोले उन्हें नींद नहीं आ सकती, इसलिए फिर सोने से पहले झूठे आंकड़े उन्होंने दे दिए हैं। डबल डोज कितने लोगों को लग गई है उनकी संख्या जरूर सरकार बताए। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, इसको आप रावण राज भी कह सकते हैं, तानाशाह राज भी कह सकते हैं। और उस उत्तर प्रदेश में जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जहां जनप्रतिनिधि पीटे जा रहे हैं, अराजकता का माहौल है। ये माहौल सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि सरकार को अपनी नाकामी छिपानी है। लेकिन उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है, जिसके चलते दूसरे राज्यों में बेरोजगारी होती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाती है तो उसे देखकर आगे काम होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ की जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है और उस जनसंख्या का बोझ और राज्यों पे जाता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो। तो देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक समस्या है। बेरोजगारी है, उसमें महंगाई आती है, भूख, पेट, रोटी, कपड़ा, मकान, सभी मुद्दे तो आबादी के साथ ही जुड़े हैं। अगर एक राज्य, बड़ा राज्य, सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना चाहती है तो हम उस कानून को एक प्रयोग के रूप में देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या होता है देखेंगे, बाद में हम राष्ट्रीय स्तर पर उसमें डिबेट करेंगे। तो ठीक है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यूपी में, लेकिन सिर्फ चुनाव है या राजनीति है, उसके लिए इस प्रकार के कानून नहीं लाने चाहिए। ये कानून का सीधा मतलब राज्य और देश के हित में होना चाहिए। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वेब पोर्टल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें बाहर से फंडिंग देने की बात कही और इस दौरान उन्होंने इस पोर्टल के साथ कई पार्टियों की मिली भगत की बात भी कही। मीडिया में ऐसी खबर आई है कि न्यूज़ क्लिक नाम के एक पोर्टल को कुछ ऐसे लोगों से फंडिंग मिली है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए काम करते हैं और ये फंडिंग चाइना के इंटरेस्ट को इंडिया में दिखाने के लिए, उसको अच्छी लाइट में दिखाने के लिए ये फंडिंग भेजी गई है। कहीं ना कहीं जो लोग इस पूरे रैकेट से इन्वॉल्व हैं वो लोग हैं जो इंडिया में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं,
जो सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविज़म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, और ये सब फॉरेन एजेंसीज़ के कहने पे किया जा रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो जिसने चाइना के साथ MOU साइन किया, राजीव गांधी फाउंडेशन में उनको फंडिंग मिली, और चाहे मीडिया के कुछ पोर्टल्स हों या संस्थाएं हों जहां पर इस प्रकार का पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने का, देश की सरकार को कमज़ोर करने का एक प्रयास चल रहा है, और इसमें फॉरेन एजेंसीज और हिंदुस्तान के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस पूरी मुहिम में बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, कुछ ऐसी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जो बैंड है यहाँ पर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहते थे। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तान की सरकार को कमज़ोर करने के लिए, समाज में प्रतिक्रिया हो इसलिए काम कर रहे हैं, और फॉरेन एजेंसीज़ इनको फंड कर रही हैं। तो ये मिली भगत बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, और हो सकता है इसमें और बहुत सारे तार जुड़े हों समय आते ही। वहीं कांग्रेस नेता PL पूनिया ने कई मुद्दों को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन लगाई गई और उतने ही लोगों की मौत भी हुई। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। प्रतिमा के ऊपर पहुंची, उनको माल्यार्पण किया, वहां पर मौन धारण किया, और जाहिर है कि जब उनका आगमन होता है तो भीड़, अपार भीड़ जुटती है उनको अगवानी करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, और उसके आधार पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने पर अगर मुकदमा दर्ज होता है 144 धारा के अंतर्गत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक प्रोग्राम होते हैं, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, अभी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आते हैं, तब भीड़ होती है, तब वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं होती है। चाहे कोरोना का संकट ले लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वो सबसे पहले आगे पहुंचते हैं, सबसे पहले वो खोज खबर लेते हैं, सहायता पहुंचाने की कोशिश करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। ये पूरा हो रहा है, और देखते हैं कि और कोई राजनीतिक दल के लोग, कहीं उनका अता पता नहीं रहता। हर घटना के ऊपर शिष्टमंडल कांग्रेस पार्टी का जाता है, और यहाँ तक कि जो चाहे CAA के संबंधित जितने मामले रहे हों, जिसमें पुलिस की ज्यादती रही हो, वहाँ पर प्रियंका गांधी जी स्वयं गई का मामला, उसकी गिरफ्तारी, ये सब ऐसे मामले हैं जो इसको राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव क्योंकि नज़दीक आ रहा है, उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए। और जो अगर कानून विरोध में काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है कि पारदर्शिता दिखाते हुए इसके जो सही तथ्य हैं उसको उजागर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, उसके पीछे तथ्य क्या थे। बगैर तथ्यों की जानकारी किए हुए वो गिरफ्तारी करना एक रहस्यमय वातावरण बना रहता है। इसमें वैक्सीनेशन हुए 4 करोड़ बताए गए, वो ये भी आंकड़े अगर आ जाते कि दोनों वैक्सीनेशन कितने लोगों को हुए, वो जो बहुत कम है। और जिस तरीके से जनसंख्या है, वो जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तो ये संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शनिवार रात से हो रही भारी बारिश रविवार सुबह जारी है, जिसकी वजह से तबाही का नजारा देखने को मिला। बारिश के चलते चैंबूर में एक दीवार के ढहने से 17 लोगों की जान चली गई, जबकि विक्रोली में दीवार के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इन हादसों पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दुख जताया। ज्यादा बारिश के कारण लगभग 1-1.5 बजे के दरमियान जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने उनकी बाउंड्री वॉल बनाई थी पहाड़ को लगकर, वो बाउंड्री वॉल कई घरों पे गिरी। उसके बगल में भी मिट्टी
खसकने से भी कई घर दबे। लगभग 17 लोगों को निकाला गया है, उसमें से 15-16 लोगों की मौतें कंफर्म हुई है। सच्चाई है, अभी भी एक परिवार दबा हुआ है। और जिन लोगों की मौतें हुई, राज्य सरकार के माध्यम से 4 लाख रुपए की मदद, मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए की मांग रखेंगे हम, और केंद्र के नियम के अनुसार 2 लाख रुपए उन्हें मिल सकते हैं, वो प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो जख्मी है उनका इलाज, उनको मदद, और इस तरह से जो झोपड़ियां यहाँ पर हैं, खास करके पांजरापोल हो, भारत नगर हो, सह्याद्री नगर हो, यहाँ पे रहने वालों को परमानेंट इमारतों में शिफ्ट किया जाए, इस तरह का प्रस्ताव हम रखने वाले हैं। लेकिन एक साथ अभी इतनी जल्दी सभी को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो जहाँ पर धोखा ज़्यादा है, डेंजरस सिचुएशन है, कम से कम इमीडिएट उन लोगों को शिफ्ट किया जाए, इसके बारे में जल्द ही निर्णय करेंगे। जहाँ तक सवाल है इस तरह की दुर्घटना का, हर साल बारिश से पहले महानगर पालिका जो इमारतें हैं उनका सर्वेक्षण करती है, झोपड़पट्टियों का सर्वेक्षण करती है, पहाड़ के किनारे बने घरों का सर्वेक्षण करती है। उस सर्वेक्षण में इस क्षेत्र का कोई भी जिक्र नहीं था, किसी को नोटिस नहीं दिया गया। फिर भी महानगर पालिका इसको लेके जांच करेगी। देखिए, 4 करोड़ 20 लाख रुपए वाजे ने दिया, इस तरह का आरोप है। जिन प्रॉपर्टियों का ब्यौरा ईडी दे रही है, छापेमारी कर रही है, वो 15-20 साल पहले खरीदी गई। हमें लगता है जांच भ्रष्टाचार की है। ना सीबीआई को भ्रष्टाचार को लेके कुछ मिल रहा है, ना ईडी को मिल रहा है। 25-30 साल पहले जो संपत्ति खरीदी गई वो दिखाया जा रहा है। हमें लगता है सारे आरोप लगाना ये एजेंसियों का काम है, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायालय में होता है। हमें लगता है जब न्यायालय में मामला आएगा तो सारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई के चैंबूर इलाके में दीवार के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अब इस घटना पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने मुंबई को डुबो दिया। मुंबई पानी में, बारिश में डूब गई। गत 25 वर्ष के मुंबई के राज में शिवसेना ने मुंबई की तुम्बई करके दिखा दिया। कल रात की बारिश में 100 लोगों की मृत्यु के बाद जख्मी हुए हैं। पुनः एक बार वही मीठी नदी, वही परण, वही हिंद माता, सायन, किंग सर्कल पानी में डूब गया। उद्धव ठाकरे ने करके दिखा। मुंबई में आज सुबह 3:30 बजे से कम समय में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। रेलवे ट्रैक, सड़कें नदी नालों की तरह नजर आ रहे हैं। यहां तक कि सड़क पर कारें भी बहती नजर आईं। तो वहीं भारी बारिश से चैंबूर के भरत नगर इलाके में दीवार के ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य इलाके में मकान के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से 14 लोगों की मौत की खबर 2 हादसों में सामने आई थी। मुंबई में बुरी तरह से सड़क और रेलवे यातायात प्रभावित हुआ। लोकल ट्रेनों पर बारिश का भारी असर पड़ा। कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। इन हादसों पर शिवसेना नेता ने दुख जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जानकारी से पता चल रहा है कि 12 या 13 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। हम बीआरसी की जो वॉल थी, वॉल गिरने की वजह से और शॉक सर्किट होने की वजह से यहाँ पे मृत्यु हुई है। सर एक बात बताइए, ये जो घरें हैं वो अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं, क्या बीएमसी ने इनको बताया था, रोका था? क्या स्थानीय प्रशासन ने इनको इन्फॉर्म किया था कि ऐसी घटना हो सकती है? नहीं, बीएमसी हर साल जहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है वो जगह आइडेंटिफाई करती है और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि बारिश के दौरान आप वहाँ पे रहना उचित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से लोग वहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे शिफ्टिंग की ज़रूरत है वहाँ पे शिफ्टिंग भी बीएमसी की तरफ से की जाती है। लेकिन इन लोगों दुर्भाग्य को से पुनर्वास के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी क्या? इनकी पुनर्वास की व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन लोग एरिया छोड़ के जाना नहीं चाहते और उसकी वजह से ये सब दुर्घटना होती है। ठीक है, क्या सरकार से आप मुआवजे को लेकर के बात करेंगे? निश्चित रूप से राज्य सरकार और इसके बारे में मुआवजा देगी। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मेरी बात हुई है, वो जल्दी उसके बारे में मुआवजा घोषित करेंगे। लेकिन भविष्य में ऐसे लोगों की जान जानी नहीं चाहिए, इसके लिए अभी पूरा
बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी और एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अब उनसे बातचीत डिफेंस मिनिस्टर ने क्या की, हमको डिटेल्स उसके बारे में मालूम नहीं है। अब उसमें मालूमात कर लेंगे, लेकिन इसको चाइनीज़ बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाते। तो हमारे स्टेट में बीजेपी तो दलमला रही है और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को निकालने के लिए उन्हीं के एमएलए मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति किसी स्टेट में भी नहीं होगी कि जो सारे एमएलए ये बदलने वाला है। कम से कम 7-8 महीने से चल रहा है, तो उस वजह से वो आए होंगे। तो उस तरफ बीजेपी के लोग क्या रुक लेते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, वहाँ पर एक स्थिति ऐसी हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम गवर्नेंस की बात है उसके ऊपर परिणाम हो रहा है और ऑफिसर्स भी यही चाहते हैं कि भाई ये रहने वाला है जाने वाला, इसकी बात सुने या न सुने, ऐसी स्थिति। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शरद पवार और प्रधानमंत्री मिले। शरद पवार के शिवसेना को समर्थन के माध्यम से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर शरद पवार जैसा नेता एनडीए में आता है तो एनडीए और मजबूत होगी। बीजेपी ने जब सरकार बनाने का ऐलान किया था तो एनसीपी ने उनको तो सपोर्ट कर दिया था, इसीलिए बीजेपी और एनसीपी एक साथ आ सकते हैं। और मेरा भी मानना ये है कि शरद पवार जी ऐसा एक अच्छा नेता है। शरद पवार जी ने महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में बहुत ही अच्छा काम किया है, किसानों के लिए भी काम किया है और सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। दो किनारे अलग अलग है, लेकिन ये किनारे अलग अलग कब तक हो सकते हैं। मतलब भारत का संविधान बाबा साहब का अलग अलग किनारे एक साथ लाने की कोशिश करता है। तो अलग अलग किनारे पहले भी थे। पहले शिवसेना का अलग किनारा था, कांग्रेस का अलग किनारा था, एनसीपी का अलग किनारा था। एनसीपी और कांग्रेस भी कभी एक साथ आएगी ऐसा तो नहीं था, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आई। वहीं बीजेपी नेता विनोद सोनकर ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने का श्रेय बीजेपी को दिया। पहले तो प्रियंका गांधी को कि वो सोशल मीडिया के फेसबुक और ट्विटर से निकल के उत्तर प्रदेश की जनता का हाल जानने के लिए पहुंची हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। प्रियंका गांधी अभी ये देखना बाकी है कि कब वो मंदिर और मस्जिद में भी, जहाँ तक सवाल कानून और व्यवस्था का है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि भाजपा की सरकार से पहले चाहे समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में हूटर और शूटर का राज था। माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को हूटर और शूटर राज से मुक्त किया है। निश्चित रूप से ये एक सार्थक पहल है और ये बहुत ही स्वागत योग है कि जो एक ड्रेस कोड है
प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वो होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस से एक काम करने का वातावरण बनता है, एक माहौल बनता है, और जो लोग आते हैं एक संदेश जाता है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि वो एक कार्यालय है जहां उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के रोज की समस्याओं का समाधान होता है। आपको जब अनुशासन का मतलब केवल व्यवहार में अनुशासन हो, कार्यालय में अनुशासन हो, ड्रेस में अनुशासन हो, ये सारी चीज़ों कार्य संस्कृति को देखिए, खड़गे साहब वही बात कह रहे हैं जो उनके जीवन भर का अनुभव है। इस तरह का काम कांग्रेस की सरकारों में होता था और इसी अनुभव के आधार पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ बनती हैं वो केवल चलती नहीं, वहाँ बार बार आती भी हैं। देखिए, वैसे कांग्रेस में कभी अनुशासन नहीं रहा है और ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के बाद अब आरजेडी आंदोलन पर उतर रहा है। राजद ने 18 और 19 जुलाई को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। महंगाई से जनता का कमर टूट चुका है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, भूख से लोग जो है मर रहे हैं। इस कोरोना काल में ऐसे ही लोग त्रस्त हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी है, रोज़गार छीन चुका है। और इस बार तो हद कर दिया केंद्र सरकार ने। यही लोग कहते थे कि महंगाई को कम करेंगे, आज जो है पेट्रोल डीजल का दाम जो है, गैस का दाम जो है, इतना आसमान छूता जा रहा है और सरकार के लोग जो हैं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं पूरी तरीके से। चाहे पेट्रोल का तो आप सोचिए कि लगभग सब जिलों में 100 से ऊपर चला गया। गैस का दाम हो या खाद का दाम हो, किसानों का जो खाद जो लोग खरीदते हैं उसका दाम जो है आसमान छूता जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग जो हैं पूरे बिहार में आज पूरे प्रखंडों में हम लोग कर रहे हैं और कल जो है जिला मुख्यालयों में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के बाद अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन पर उतर आया है। राजद ने 18 और 19 जुलाई को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये रिकॉर्ड तोड़, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल होगा। सभी विपक्षी पार्टियां बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से ये सरकार गरीब विरोधी, जन विरोधी सरकार गरीब पर बोझ, जनता पर महंगाई का बोझ डाल करके जनता का जीना दुर्लभ कर दिया है। गरीबों के थाली खाली है, पहले दाल गायब किया, अब सब्जी गायब है। सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। जब से ये सरकार आई है कमर तोड़, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है मोदी जी की सरकार। इसलिए इस डबल इंजन सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है 18 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालय में गैस सिलेंडर के साथ बैलगाड़ी पर, साइकिल पर, टमटम पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन होगा और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया जाएगा। 19 तारीख को जिला मुख्यालय में इसी तरह से प्रदर्शन। देखिए, किसानों की समस्या देश के सामने, केंद्र सरकार के सामने सबसे जटिल समस्या है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में पहले कहा था कि एक मोबाइल कॉल की दूरी है किसान संगठनों के बीच में और प्रधानमंत्री जी के बीच में, लेकिन आज तक किसान लगातार सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। कृषि बिल जो काला कानून है इसका विरोध कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही, हिटलरशाही ये बता रही है कि उनको किसानों की, नौजवानों की चिंता नहीं है। जब इस देश का किसान अन्नदाता ही भूखा सड़कों पर है तो फिर निकम्मी नकारा सरकार को शर्म आनी चाहिए। इससे शर्मनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और आदरणीय शरद पवार जी देश के जाने माने वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और
मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। तो अगर राजनीतिक दलों के बीच विपक्षी पार्टियां भी अगर सरकार के पास माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई नेता मिलते हैं तो वो समस्याओं को लेकर गए होंगे, अहम बातचीत हुई होगी। जो राजनीतिक दल शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपने पार्टी के एनसीपी के, तो वो अगर मिले हैं तो कुछ सुझाव देने के लिए मिले, कोई मांग लेकर गए मिले, तो इसमें किसी को कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शरद पवार जी भी वरिष्ठ नेता हैं देश के और वो मिले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देश की समस्याओं को लेकर। इसमें कोई आश्चर्य अचरज नहीं होना चाहिए किसी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इनका ये अंदरूनी मामला है। हर पार्टी में इस तरह का समस्या आता है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपस में सारे मसले को सुलझा लेगी। और हरीश रावत जी प्रभारी हैं पंजाब कांग्रेस के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री जी हैं, सिद्धू जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मिल बैठ करके सब लोग सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा से मिले हैं, और हमें लगता है कि पंजाब कांग्रेस में जो हलचल मची है वो सब कुछ ठीक ठाक कुछ दिनों में हो जाएगी। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।